हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बघेली के लोक साहित्य के बारे में। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट 10 जो है लोक साहित्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश का जो लोक साहित्य है उससे संबंधित है, तो उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा जो वहाँ का बाकी टॉपिक है, मालवा का लोक साहित्य, निमाड़ी का लोक साहित्य और बुंदेलखंड का लोक साहित्य, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, तो आप ये सारे वीडियोस वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बघेलखंड या बघेली लोक साहित्य के बारे में। तो बघेलखंड मध्य प्रदेश का एक सांस्कृतिक व अंचल है जिसका संबंध चिरकाल से अवधपुरी से रहा है। तो इसका संबंध कहाँ से है? अवधपुरी से है, और यही कारण है कि यहाँ की बोली भाषा में अवध का सांस्कृतिक प्रभाव जो है दिखाई देता है। बघेलखंड विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य का धनी है। बघेलखंड की आध्यात्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है। शिव पार्वती की आराधना यहाँ के लोक जीवन की प्रमुखता है। तो यहाँ किसकी आराधना की जाती है? शिव पार्वती की, जिसका प्रमाण है कि अंचल के प्रत्येक गांव आंगन आंगन में तुलसी के बिरवा के नीचे शिव का प्रतीक गोल बटैया अवश्य पाई जाती है। बघेलखंड की सांस्कृतिक परंपरा में यहाँ की जनसाधारण की अपनी विशेष अभिव्यक्ति एवं आंचलिकता का समावेश मिलता है। यहाँ गाए जाने वाले विवाह गीत अपनी कलात्मक अभिरुचि, सौंदर्य एवं सामाजिक लोकाचारों की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के लोकगीत कौन से हैं? तो यहाँ बघेलखंड में बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर गीत, प्रसव पूर्व के गीत, प्रसव के बाद के गीत, मुंडन गीत, यज्ञोपवीत संस्कार के गीत आदि अवसरों पर जो है यहाँ गीत गाए जाते हैं। यहाँ के विवाह के गीत कलात्मक अभिरुचि एवं सामाजिक लोकाचारों की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। वैवाहिक अवसरों पर माटी मांगर गीत, मंडवा के गीत, न्योताने के गीत, तो ये न्योता जो हम कहते हैं ना, तो न्योताने के गीत देवी देवताओं को जो है आमंत्रित करने के गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा हल्दी तेल के गीत, द्वारचार के गीत, तो द्वारचार क्या होता है? दूल्हे के आगमन पर गाए जाने वाले गीत। चढ़ाव के गीत, कन्या को ससुराल से आए वस्त्र आभूषण जो है पहनाए जाते हैं, वो तो हो गया चढ़ावा देना, तो कन्या को चढ़ावा देते हैं। भावर के गीत, कन्यादान के गीत, जेवनार के गीत यानी मंडन, द्वारचार, चढ़ाव चढ़ने, कोहबर तथा जेवनार के समय यहाँ के महिलाओं द्वारा गारी गाई जाती है, अर्थात गारी यानी कि गालियाँ देना, जिससे महिलाएं, यहाँ की महिलाएं खुलकर अश्लीलता भरे शब्दों का प्रयोग जो है इन गालियों के माध्यम से वो करती है। बेटी विदाई के गीत, परछन के गीत, बारात गाजे बाजे के साथ दुल्हन लेकर वापस आती है तो सुहागन स्त्रियां मंगल कलश और आरती लेकर जो है द्वार पर खड़ी होती है। इसी को जो है परछन कहते हैं। इस खुशी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जो है वो परछन गीत कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। ब्याही लाए रघुवर जानकी का आप ल्याए सुंदर रानी, हमको ले आए बहुरिया बियानी लाए रघुवर जानकी का। तो ये वहाँ के लोकगीतों की झलक आप इसमें देख सकते हैं। अब बघेलखंड में कौन कौन से भजन जो है वो गाए जाते हैं? तो बघेलखंड के हिंदुओं का सनातन धर्म एक समय शैव था और इनके आराध्य महादेव शंकर रहे हैं। वैष्णव धर्म की परंपरा भी यहाँ दिखाई पड़ती है। बघेलखंड में सगुण भजन के अंतर्गत शिव, राम तथा गौण रूप से कृष्ण से संबंधित भजन मिलते हैं, यानी यहाँ शिव की और राम की जो है पूजा, इसके अलावा श्री कृष्ण के भी भजन देखने को मिलते हैं। बघेलखंड में सगुण भजनों की अपेक्षा नाथपंथी योगियों तथा संत मतों से प्रभावित लोक भजन अधिक प्रचलित है। तो यहाँ पे देखिए, निमाड़ी लोक साहित्य में क्या है? सगुण पे जोर दिया जाता है।
निमाड़ी में जो है नाथपंथी योगियों की निर्गुण की उपासना की जाती है, और यही चीज़ आपको बघेलखंड में देखने को मिलती है, जबकि बुंदेलखंड में आपको सगुण की जो भजन है वो वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो दो इन सबों में अंतर करते हैं। अब ऋतु गीत क्या है यहाँ पे? वर्षा गीत, बारह मासा गीत, फगुआ, चैती, कजरी, झूला गीत, हिंडोली गीत, तो ये सारे वहाँ के प्रमुख गीत है। इसके अलावा जो वहाँ की जातीय गीत है वो है कहार कोली गीत, कोली कोरी गीत, चमार गीत, अहीर गीत, नाऊबारी गीत, धोबी गीत, यहाँ पे विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। अब बघेली में कौन कौन सी लोक गाथाएं हैं? बघेलखंड में पारंपरिक गाथा गायक हैं जो श्रवण कुमार की गाथा, मोरध्वज की गाथा, गोपीचंद्र की गाथा, भरथरी की गाथा, भोले बाबा की गाथा आदि का गायन जो है करते हैं। भरथरी राजा की गाथा में भरथरी और रानी पिंगला की गाथा का गायन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जाति लोक गाथाओं में लोर की, अहीरों की जातीय लोक गाथाएं जो है वहाँ प्रचलित है, और सबसे ज़्यादा जो है वो आल्हा उदल की गाथा जो है वहाँ सबसे अधिक प्रचलित है। तो वीर अहीर, यहाँ आप देख सकते हैं आल्हा और उदल का चित्र किस प्रकार से है। अब लोक कथाएं कौन सी वहाँ प्रचलित है? तो बघेली में लोक कथा का स्वरूप अत्यंत प्राचीन है। इसमें पशुओं की कथाएं, परी की कथाएं, धार्मिक कथाएं, साहसिक कथाएं, पौराणिक कथाएं, अनुष्ठानिक कथाएं आदि जो है प्रचलित है। बघेली लोक कथाओं का प्रमुख उद्देश्य जो है लोक रंजन और उपदेश होता है। बघेली लोक कथाएं चंपू शैली में होती है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि ये किस शैली में होती है? चंपू शैली में होती है। इसमें गद्य और पद्य दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं। इन लोक कथाओं में मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, दानव, भूत, प्रेत, जड़ चेतन तमाम प्रकार के पात्र इन लोक कथाओं में जो है सक्रिय होते हैं। बघेली लोक कथाएं जो है इसका अंत क्या होता है? सुखांत होता है। बघेली लोक समाज में हर वर्ग के पात्र, अमीर गरीब, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, साधु संत, फकीर आदि इन लोक कथाओं में जो है रेखांकित किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये राजा भरथरी की कथा जो है यहाँ लोक गाथाओं में प्रचलित है। अब लोकोक्ति कौन से वहाँ पे है? तो बघेलखंडी कहावतों से एक और हमें इस प्रदेश की संस्कृति का ज्ञान होता है, तो दूसरी ओर हमें यहाँ की जनता जो है उसकी निष्ठा और मानसिक उर्वरता का परिचय भी मिलता है। यहाँ जन जन की प्रवृत्तियाँ कहावतों में बड़ी सरलता से चित्रित हुई है। उदाहरण के लिए यहाँ देख सकते हैं राजा नल पर विपत्ति परी, भुजी मेरी दह माँ परी, अर्थात राजकुमार कई दिनों से भूखे थे, कुछ मछलियाँ भूनकर उनको खाने को दी गई। जैसे ही राजकुमार नल भुनी हुई मछलियों को उठाकर खाने लगे, मछलियाँ उछलकर पानी में तैरने लगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अद्भुत मेल जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति पहली बार कुछ कार्य प्रारंभ करे तो उसे सफलता नहीं मिलती। इस पर अनुभव संपन्न व्यक्ति बोल पड़ता है, पहले मुड़िया मुड़ मुड़ाए, पहले परिगा पाथर पानी। तो यहाँ पर कि जो पहले जो है बहुत कुछ झेलना पड़ता है तब जाकर जो है सफलता प्राप्त होती है, कुछ इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। और इसी प्रकार से कुछ और तुकबंदी युक्त कहावतें देखिए। जेकर खाई तेकर गाई, कमाए का हसर हसर, नापे का पसर पसर, सेमी के तरकारी मैभा महतारी। आशीर्वाद स्वरूप जो कुछ लोकोक्तियाँ प्रचलित है ये तो तुकबंदियों समेत था। अब आशीर्वाद के लिए जैसे आप देख सकते हैं, शेर भर पीसे सबा शेर होई, राम करे भौजी के बेटवा होई। तो काफ़ी मतलब अलग सा मतलब यहाँ देखने को मिलता है कि आशीर्वाद भी दिया गया है, तो कितने अच्छे तरीके से वहाँ दिया गया कि शेर भर पीसे, कि अगर थोड़ा सा पीसे तो कितना हो जाए? सवा शेर हो जाए, और राम करे कि भौजी के यानी भाभी के बेटा हो जाए। तो किसी इस प्रकार से आशीर्वाद रूप में दी जाती है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है।
बघेलखंड मानव प्रकृति संबंधी कहावतें, नीति संबंधी, पशु पक्षी, पुष्प संबंधी, जाति संबंधी, व्यवसाय संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, यात्रा विषय संबंधी। तो जो भी मौका रहे उसके अनुसार यहाँ अनेक प्रकार की कहावतें जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा बघेलखंड का लोक साहित्य हो गया। अब यहाँ के साहित्यकारों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं बघेली के प्रमुख कवियों के बारे में, बघेलखंड के प्रमुख कवियों के बारे में। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है कबीरदास का। इनकी रचनाओं में नाम आता है बीजक, सुखनिधन, होली अगम, शब्द वसंत, साखी और रक्त। तो साखी, सबद और रमेनी ये सारे इनके रचनाएं हैं। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत आप इनके जीवन परिचय को जरूर पढ़ेंगे और पढ़ भी लीजिएगा। तो यहाँ मैं उन चीज़ों को नहीं ले रही हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं ले रही हूँ। मुख्य जो चीज़ यहाँ पे परेशान करने वाली थी कि वहाँ के कवि कौन से हैं, उस भाषा उस साहित्य से संबंधित कवि कौन थे, तो उनके नाम लेकर आना मेरा मुख्य उद्देश्य था। तो नाम आपके सामने आ गए हैं, तो जीवन परिचय आप खुद देख सकते हैं। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर और इनकी रचनाओं में है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। अगले बघेली कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचनाओं के नाम हैं उच्छ्वास, ज्योत्सना, पल्लव, स्वर्णधूलि, वीणा, युगांत, गुंजन, ग्रंथि। तो ये सारे वहाँ के मुख्य कवि हो गए बघेलखंड के, बघेली साहित्य के। तो डिटेल्स में आप इनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितनी भी रचनाएं मैंने बताई है, जितनी भी ये वहाँ से संबंधित है, निमाड़ के, मालवा के, बुंदेलखंड और बघेली के, इन सभी के जो कवियों के नाम मैंने आपको दिए हैं, इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं आदि अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी इन पे मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर ज़रूर आऊँगी ताकि आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखिए जब भी आप ये टॉपिक देखते हैं तो शायद आप ये घबरा जाते हैं टॉपिक देख के कि शायद बहुत ही ज़्यादा कठिन है लेकिन देखिए ढूंढने से सब कुछ मिलता है और कोई बाहर की चीज़ नहीं। आपने हिंदी साहित्य पढ़ रखा है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत उन कवियों को भी पढ़ रखा है। बस अंतर ये था कि उनको बताना था कि किस चीज़ के अंदर कौन से कवि आएंगे। तो ये सब जानकारियाँ जो है आपको प्राप्त हो चुकी है कि कौन से साहित्य के अंतर्गत कौन से कवि आने हैं और इनकी जो रचनाएं आदि हैं, जीवन परिचय है, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।